गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। तो क्या हाल चाल है बच्चों? ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? बारिश वारिश आ रही है? तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जब लॉगरिथम फंक्शन पढ़ेंगे तो उसको वहां पे यूज कर पाए। तो समझो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझो कि कोई भी फंक्शन मान लो एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। ठीक है, ए की पावर एक्स यानी एक्स कोई भी वेरिएबल है जहां पे ए क्या नहीं हो सकता, वन नहीं हो सकता, एंड ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। समझ में आया? यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए इज नॉट इक्वल, यानी कि एक वन के अलावा कोई भी नंबर हो लेकिन किससे बड़ा, 0 से बड़ा हो, तो ऐसे फंक्शन क्या कहते हैं, ए की पावर एक्स कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ए की पावर एक्स लिखा जाएगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। और एक्स किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। एक्स किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, यानी एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो पहले समझो इसका मतलब क्या हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा रहे 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, और एक्स कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, यानी सिंपल है समझो 2 की पावर 10। तो ये सब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 2 की पावर 12, 5 की पावर 8, ये सब सारे क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन इन नंबर्स में यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, क्लियर इतना? अब समझो अगर इसका ग्राफ बनाए अपन तो ग्राफ कैसे बनेगा, राइजिंग कर्व बनता है इसका। कैसे बनता है, राइजिंग कर्व बनता है, यानी कि इधर से स्टार्ट होगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, समझो। अब देखो ये जो मैंने राइजिंग कर्व बनाया ये डिपेंड करेगा किस कंडीशन पे, ये वाला कर्व जो होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 कॉमन, 0,1 हो जाएगा। ठीक है, समझो राइजिंग कर्व कब होगा, ये वाला केस कब बनेगा, जब ए क्या हो, 0 से बड़ा हो, सॉरी 1 से बड़ा, ए क्या हो, 1 से बड़ा हो, ए क्या हो, जब 1 से बड़ा होगा तो कैसा बनेगा, राइजिंग कर्व बनेगा। ठीक है, सेकंड वाला केस क्या होता है, सेकंड केस में समझो ये क्या बनता है, डिक्रीजिंग कर्व बनेगा। ये कौन सा केस है, ए लेस देन 1 होता है लेकिन 0 से बड़ा होगा। ध्यान देना, यहाँ पे ए किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा हो जाएगा, तो उस केस में कैसा बनता है, ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा। समझ में आ गया? ये ए की वैल्यू यानी कि जो बेस होता है इसको क्या कहते हैं, बेस। ये क्या होता है, एक्सपोनेंट। तो जब बेस की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है तब तो ये ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, और जब बेस की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये ऐसे इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, यानी कि राइजिंग। ठीक है, समझ में आ गया? अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या हो जाएगी, सभी रियल नंबर ले डिफाइंड है ना, तो रियल नंबर आ जाएगी। अगर मैं रेंज की बात करूं तो देखो रेंज में हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं ना, ऊपर की तरफ मिल रहा है, तो रेंज हमेशा मिलेगी 0 to इनफाइनाइट। समझ में आ गया? रेंज इसकी क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या होती है, 0 to इनफाइनाइट हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो कि मान लो मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ दे रखे हो। समझना अच्छे से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ दे रखे हैं, ऐसे समझो। ठीक है, समझना अच्छे से। 3 कर्व दे रखे हैं ऐसे। ठीक है, क्या दे रखे हैं, 3 कर्व दे रखे हैं, या फिर ऐसे बनेगा ये, क्योंकि 1 पे कटेगा ना, तो कितना बेस कितना भी हो, 0, एक्स के लिए 0 पे 1 बन जाएगा वो। तो ऐसे समझो ये 1 पे आके मिल रहा है ऐसे। ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पे, क्या बताना है, यहाँ पे एक तो लिखा हुआ है 2 की पावर एक्स, एक 3 की पावर एक्स, और एक क्या है, 5 की पावर एक्स है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ग्राफ 2 की पावर एक्स का है, कौन सा ग्राफ 3 की पावर एक्स और कौन सा ग्राफ 5 की पावर एक्स का। तो यहाँ पे समझो जब भी ये क्या है, इधर x की वैल्यू 0 से छोटी है ना, x की वैल्यू क्या है, इधर क्या आ गई, 0 से छोटी है, तो जब भी 0 से छोटी होती है x की वैल्यू, x लेस देन 0 है ना, तो उस केस में जो ऊपर वाला कर्व होता है वो तो होता है सबसे छोटे नंबर का, और फिर उससे बड़े नंबर का, और ये किसका हो जाएगा, 5 की पावर x, यानी कि बड़ा नंबर नीचे आ जाता है क्योंकि 5 बड़ा है ना, इसमें से बेस अलग अलग है, x फिक्स रहेगा, बेस अलग अलग है, तो ये x से छोटे नंबर के लिए है, तो जो बड़ा नंबर रहेगा, बड़ा नंबर तो नीचे आ जाएगा,
फिर उससे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और आगे जाके देखो ये चेंज हो जाएगा, ये नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा, ये फिर इससे नीचे आ जाएगा और ये सबसे नीचे आ जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर x, और ये क्या हो जाएगा 5 की पावर x। समझ में आ गया। तो कई बार ऐसे करो देखे आपसे पूछ लेता है कि इसमें बताओ कौन सा करो कहाँ पे आएगा। तो ये 2 की पावर x का है, ये 3 की पावर x और ये 5 की पावर x। यानी कि अगर x की वैल्यू है, यानी कि एक्सपोनेंट पावर अगर 0 से छोटा है तो जो बड़े नंबर पे लिखा रहेगा वो नीचे आ जाएगा और छोटा नंबर ऊपर आएगा, और जैसे 0 से बड़ा हो जाएगा x तो बड़ा नंबर ऊपर ही आएगा और छोटा नंबर नीचे आएगा। समझ में आ गया, क्लियर इतना। अब समझो आगे, ये तो हो गया इसकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब आगे अपन देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसके लिए मैंने पढ़ाया था तुम्हें, तो मैं वो तो मैन तो अपना वही है लॉगरिथमिक फंक्शन। समझो क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, जॉन नेपियर ने इसकी डिस्कवरी की थी। ये हम पढ़ते क्यों हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं कि अपने पास जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका इनवर्स होता है, तो उसमें बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं वहां पे। जैसे कई बार अपन को पता है कि 2 की पावर 6 लिखा रहे हैं, तो मुझे पता है कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे ऐसे लिख दे 2 की पावर x इक्वल टू लिख दे मान लो 32, तो मुझे पता है यहाँ से क्या जाएगा, x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, इधर निकाल सकता हूँ ना। अब ये तो क्या होती है स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, लेकिन अगर कई बार मेरे पास ऐसे लिख देता है 2 की पावर x इक्वल टू 10, तो यानी कि ऐसा कोई नंबर आ गया जिसको मैं 2 की पावर में नहीं कन्वर्ट कर पाऊँ राइट हैंड साइड में, ऐसा कोई नंबर आ गया जिसको मैं राइट हैंड साइड में 2 की पावर में नहीं कन्वर्ट कर पाऊँ, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो उसको सोल्व करने के लिए जॉन नेपियर ने क्या किया, एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दिया जो क्या करेगा, इस फंक्शन को अंदर ले लेगा और x की वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो उसी को कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है कि मान लो ना अपना जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था a रेज टू पावर x इक्वल टू y था मान लो, यानी कि इसमें यहाँ पे बेस कितना है a है, पावर कितनी है x, और क्या किसके बराबर है y के बराबर है। तो a की पावर x इक्वल टू y लिखा हुआ है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं अगर लॉग में कन्वर्ट करना चाहूँ, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं लॉग में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसा आ जाएगा, ये जो बेस है ये तो क्या है बेस है और ये पावर है, समझो। तो log के अंदर अगर मैं इसको लिखूंगा तो log, ये जो बेस है वो तो log का बेस बन जाता है। ठीक है, जो बेस है वो तो log का बेस बन जाता है। ये जो इक्वल में आ रहा है वो इधर चला जाता है, यानी कि log में चला जाएगा, और ये इधर आ जाता है। समझ में आया। ठीक है, अगर a की पावर x इक्वल टू y है तो उसको अगर मैं log में कन्वर्ट करूँ तो ये जो बेस है वो तो बेस बन जाता है, ये दो ट्रांसफर हो जाता है, x इधर आ जाता है। तो log बेस a y बराबर x, यानी कि इसको पढ़ा कैसे जाएगा, log बेस a, यानी उसका जो भी बेस होगा उसको बोला जाएगा log बेस a y इक्वल टू x, log बेस a y इक्वल टू x। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला नंबर था, ठीक है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो log बेस में 2 चला जाएगा, 10 इधर आ जाएगा इक्वल टू x। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू ये कैलकुलेट कर सकता हूँ log टेबल यूज करके, क्योंकि log 10 की वैल्यू मैं वहां से log टेबल में देख लूंगा कि यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर इतना। तो देखो इसने कैलकुलेशन को आसान बना दिया। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा, log बेस 2 10 इक्वल टू x। अब देखो ये बात तो मैंने कह दी कैसा, तो क्या अब यहाँ पे बात ही आती है क्या सभी नंबर को अपन log में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मेरा आंसर रहेगा नहीं, सभी नंबर को हम log में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे कंडीशन है कि ये सब कब डिफाइन होगा, ये सब सारी बातें कब डिफाइन होंगी, समझो ये सारी बातें कब डिफाइन होंगी, जब यहाँ पे सबसे पहली बात बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए, बेस क्या नहीं होना चाहिए 1, बेस क्या नहीं होना चाहिए 1, एंड बेस 1 से बड़ा होना चाहिए। समझ में आया, सॉरी 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस क्या नहीं होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए, और बेस क्या होना चाहिए 0 से बड़ा है। पहली बात समझ में आई। दूसरा जो log के अंदर गया है y, ये भी क्या होना चाहिए 0 से बड़ा। ये जहां पे भी ये 3 बातें लग जाती हैं, जहां पे भी ये 3 बातें लग जाएंगी वहां पे अपना log डिफाइन हो जाएगा। समझ में आया, log का जो बेस होगा वो 1 नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, बात समझ में आई। और log के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, log के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए 0 से बड़ा। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल है तो हम किसी भी नंबर को log में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो समझो, अब मैं इसको सही से लिख देता हूँ। तो एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी फंक्शन है मेरा, क्या है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स वो इस प्रकार से है, ए रेज टू पावर एक्स है, तो मैं इसको log में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे आ जाएगा, ठीक है,
इफ दैट लॉग में लिख रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू, इस टाइप से लिखा रहेगा मेरे पास, लॉग बेस ए एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, लॉग बेस ए इक्वल लॉग बेस ए एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई होने के लिए क्या होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 1, ए क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, एंड एक्स ग्रेटर देन 0। समझ में आया? जहां जहां ये कंडीशन लग जाएंगी वहां पे मेरा क्या हो जाएगा, लॉग डिफाइन हो जाएगा, यानी कि लॉग को डिफाइन होने के लिए तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले लॉग का ग्राफ देख लेते हैं। तो देखो लॉग का ग्राफ दो प्रकार से बनेगा। यहाँ पे जो बेस होता है, लॉग का बेस जो होता है, वो बेस दो प्रकार से वेरी करेगा। समझो पहला केस मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, केस फर्स्ट की मान लेते हैं जो बेस है वो क्या है, 1 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। जब भी बेस 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तब कैसा ग्राफ बनेगा, तब ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग ग्राफ। तब कैसा ग्राफ बनेगा, डिक्रीजिंग। ये समझ में आया? ये किसके लिए है, लॉग बेस ए एक्स है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना ए क्या है 1 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा, एंड एक्स क्या है 0 से बड़ा है। ये समझ में आया? ये तो कैसा आ जाएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ आ जाएगा। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये पॉइंट क्या है 1,0। समझ में आया? ये तो हो गया केस फर्स्ट, ठीक है। दूसरा देखो केस सेकंड। केस सेकंड में क्या हो जाएगा, मैं यहां बना देता हूं केस सेकंड। अब क्या है, बेस क्या है 1 से बड़ा है, तो उस केस में क्या कैसा बन जाएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, इंक्रीजिंग बन जाएगा। तो देखो तब ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या है, log बेस ए एक्स, और यहाँ पे क्या है ए ग्रेटर देन 1 है और एक्स भी क्या है ग्रेटर देन 1, ठीक है। समझ में आ गया? तो जब भी बेस 1 से बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, और जब बेस 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी। हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले मैं इसको लिखा देता हूँ, इसकी जो डोमेन होगी उसकी डोमेन क्या हो जाएगी, 0 to इनफाइनाइट, रेंज क्या हो जाएगी ओवर रियल नंबर, ठीक है। क्योंकि x की सारी वैल्यू मैंने क्या बताया थी 0 से बड़ी लेनी है, तो डोमेन क्या हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, और रेंज क्या हो जाएगी रियल नंबर। सभी नंबर मिल रहे हैं ना मुझे, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में पहला है कि मान लो log लिखा हुआ है मेरे पास, बेस ए है m इंटू एन है, क्या है log बेस ए m इंटू एन लिखा हुआ है। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, जब भी दो नंबर का अंदर मल्टीप्लीकेशन हो रखा हो तो मैं इसको ऐसे अलग अलग लिख सकता हूँ एडिशन में, log बेस ए m प्लस log बेस ए n। पहली बात समझ में आई? अगली देखो, अगर ऐसा लिखा रहे log बेस ए है m की पावर n हो, यानी कि जो बेस ए है और इसके अंदर जो अंदर लिखा गया x गया यहाँ पे m, तो उसकी पावर अगर n आ जाए तो पावर इधर आ जाती है और क्या बन जाएगा, ये m आ जाएगा यहाँ पे। ये समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, थर्ड वाली प्रॉपर्टी, अगर मान लो ऐसे लिखा रहे log बेस ए, ठीक है, m अपॉन में n है, ऐसे समझो बेस ए m बाई n है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाता है। तो log बेस ए तो रहेगा ही m माइनस log बेस ए n। समझ में आया? log बेस ए m माइनस log बेस ए n। समझ में आ गया? ये हो गई थर्ड वाली प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी देखो, ये थोड़े काम की है। वो क्या आ जाएगा कि मान लो बेस की पावर कर रखी हो यहाँ पे n, ध्यान देना यहाँ पे बेस की पावर है, ये क्या है, ये बेस की पावर है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई n इधर आ जाएगा, और इसे मैं कह सकता हूँ log बेस ए n। ये बेस की पावर, ध्यान देना यहाँ पे बेस की पावर n है तो 1 बाई n आ जाएगा इधर, और log a m आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? आगे देखो अगली प्रॉपर्टी, चेंज इन बेस प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। कि मान लो मेरे पास ऐसे लिखा रहे log बेस a b लिखा हुआ है, log बेस a b लिखा हुआ है, तो मैं इसको दूसरे बेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, कोई भी log मैंने ले लिया, मान लो
बेस डी ले लिया तो इसको बी कह सकता हूँ अपॉन में लोग बेस डी ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। इसको कहते हैं चेंज इन बेस प्रॉपर्टी, चेंज इन बेस प्रॉपर्टी। समझ में आया? लॉग ए बी इक्वल टू डी बाई ए इस टाइप से, यानी कि लॉग इस बार कौन से में चला गया, बेस डी बन गया इसका। ठीक है, अगला देखो लॉग ए और इसका भी ए है, यानी कि जितना बेस है वही नंबर है, किसकी वैल्यू 1 होती है। 7 नंबर पे देखो लॉग बेस कुछ भी और 1 होता है तो इसकी वैल्यू होती है 0। ये दो केस आप याद रखना, बेस कुछ भी हो लेकिन अगर 1 आ जाए लॉग में तो क्या होता है 0, और जितना बेस है उतना ही नंबर आ जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, दूसरी बात ऐसे लिखा रहे हैं, मान लो ए की पावर में लोग बेस ए एक्स, तो इसकी वैल्यू जाती है एक्स। ये ध्यान देना, ए की पावर में चला गया और फिर लोग का बेस भी ए है, ए की पावर में चला गया लोग का बेस भी ए है, इनटू में एक्स है, सॉरी ए की पावर में लोग बेस ए एक्स है तो क्या जाता है एक्स आ जाएगा। समझ में आया? ए की पावर में लोग बेस ए एक्स है तो क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आपको कौन कौन सी ये प्रॉपर्टी कई बार पूछ लेता है, ये वाली याद रखनी है, बेस चेंज वाली याद रखनी है, ये वाली, क्योंकि ज्यादा की प्रॉपर्टी लोगों की याद रहती है, इस वाली प्रॉपर्टी में कंफ्यूज होते हैं। एक बार ये वाली और एक ये वाली, समझ में आ गया? इसके अलावा आप इनको और आगे एक्सटेंड कर सकते हो, इनके अलावा क्या कर सकते हो आप, और आगे एक्सटेंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप समझो, यहाँ पे जब भी ध्यान दो इनइक्वलिटीज वाला हो लोग के अंदर, लोग में इनइक्वलिटीज आ जाए, जैसे समझो ऐसे लिखा रहे लोग बेस ए है, ये x1 आ गया लेस देन लोग बेस ए x2 आ गया। अब यहाँ पे बेस को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बेस को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इफ बेस जो लिखा हुआ है ये वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो, तो ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये जो नंबर क्या हो जाएंगे आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यानी कि x1 बड़ा रहेगा किससे, x2 से। समझो इसको, ग्राफ से समझो। जब मुझे पता है बेस 1 से छोटा है 0 से बड़ा है तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, बन गया। यहाँ पे मेरा रहेगा x1 और x2, x1 x2। ठीक है, ये x1 आ गया, ये x2। अब उसने खुद बोला है log ऑफ a x1 छोटा है log ऑफ a x2, तो x2 बड़ा है तो यहाँ पे आएगा x2। ये समझ में आया कि x2 पे जो भी मैं वैल्यू पुट करूंगा, देखो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जो दिया हुआ ना उसको यूज कर रहा हूं मैं। log x2 में जो आ रहा है ना वो बड़ा है, तो बड़ा क्या होता है, ये नीचे नेगेटिव नंबर है ना, नीचे क्या है नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर ये कम, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए -4 है और इसको मान लेते हैं -6 है। तो -4 छोटा है या -6, तो ये छोटा है ना, सॉरी ये छोटा है, ये बड़ा है ना, -4 बड़ा है ना। थोड़ी देर के लिए मान लिया मैंने -4 है, तो -4 और -6 में बड़ा कौन है, तो -4। तो -4 किस पे बड़ा आ रहा है, ये है ना, ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे x2 आएगा और ये x1। अब बताओ इन दोनों में क्या कौन सा नंबर बड़ा रहेगा, तो ये x1 बड़ा रहेगा ना x2। यानी कि याद कैसे रखना है कि जब भी बेस छोटा हो, लोग में क्या लिखा, लोग के अंदर क्या लिखा रहे इनइक्वलिटीज हो, तो जब भी बेस छोटा होगा 1 से तो इनइक्वलिटीज का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा। अगर मैं x में लिखूंगा तो आप समझ में आ गया। अगर लोग के बीच में इनइक्वलिटीज लगी हुई है और बेस 1 से छोटा है तो अंदर जो लिखा हुआ है ना x, उनके बीच का इनइक्वलिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। क्लियर है? और ये कैसे होता है मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है तुम्हें। ठीक है, दूसरा केस, अगर सेम टू सेम ऐसे लिखा रहे, अब बेस क्या है 1 से बड़ा है तो कैसा ग्राफ बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा ना, तो बना लो। ये 1 2 x2 को बड़ा बताना है तो यहाँ पे आएगा x2, ये x1, ये बड़ा है ना लोग क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, x1 छोटा है x2 से, पता लग रहा है x1 छोटा है किससे, x2 से। तो जब भी बेस 1 से बड़ा तब तो कुछ सोचना नहीं, सेम टू सेम इनइक्वलिटीज आ जाएगी। लेकिन अगर 1 से छोटा हो गया तो वहां पे साइन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो ये अपने लॉगरिथम फंक्शन की प्रॉपर्टी
और उसका बेसिक पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चन करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। इसके क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो अगले लेक्चर में करने वाले हैं। फिर अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए ना किसी भी कॉन्सेप्ट में या फिर किसी भी पॉइंट में आपको कंफ्यूजन आ रहा हो तो वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।